नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका जो है काम आने वाला है। पूरा जो योजना है लगभग गवर्नमेंट की जैसी जानकारी रहती है उसी के आधार पर है, तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक एक चीज़ों को अच्छे से करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में कवर किया गया है जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितना मैंने अवलोकन किया है उसके हिसाब से मैं इस चीज को समझ पाई हूँ कि जो छोटे छोटे फैक्ट है उसको आपको पकड़ने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ने वाली है। चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर शेयर करना होगा तो बिल्कुल करिएगा। ऐसा शर्माने वाली बात नहीं, आप लोग शेयर नहीं करते हो, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना है, अगर इसको पूरा देखें तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, या फिर बोल सकते हो ICPS भी बोल सकते हो। वैसे ये केंद्र सरकार इस योजना को लाती है, केंद्र सरकार की ये योजना है, पर राज्य इसमें काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा राज्य के हिसाब से ही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि राज्यों को जैसा दिशा निर्देश दिया जाता है उसके हिसाब से राज्य अपने अपने एरिया में काम करते हैं। तो आपको इसमें मिलेगा। इसका अगर देखोगे तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बच्चों के संरक्षण के लिए जो समर्पित जो दक्ष कर्मी है, या कुछ संस्थाएं हैं, या सेवाएं हैं, या संरचनाएं हैं, इन सभी को एक सुरक्षा तंत्र स्थापित करना जिससे बच्चे का संरक्षण हो सके। योजना को ही कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया है, और जो बच्चे हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण का जो है उपलब्ध कराने के लिए जो हमारा एक अधिनियम आता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, उसी का सुझाव को देखते हुए जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना थी ये एक कार्यक्रम में तब्दील हो गई। ऐसा नहीं है कि ये योजना कब से चल रही है, कब से जो है स्टार्ट हुई है, ऐसा कोई जानकारी गवर्नमेंट की अगर उसमें देखोगे आप, जो वो प्रोवाइड करता है अपनी रिपोर्ट्स हो या अपना सर्वेक्षण हो, उसमें नहीं मिला है। तो ये काफी पहले से ही चल रही है। हो सकता है जो हमारा चलता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत इसी को हो सकता है कार्यक्रम के रूप में एक अलग से संचालित किया जाता हो। तो ये जो है पूरा किशोर न्याय और बालकों का जो देखरेख संरक्षण अधिनियम है उसी के तहत पूरी कार्यवाही इसमें की जाती है, जो कहलाता है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। आपसे ये पूछ सकता है किसके अधीन है। ज्यादातर देखोगे तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम जो 2015 है, यही पूरा एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है पूरा इसकी दिशा निर्देशों पे चलता है। तो ये जो है आपको दिखेगा। उसके अलावा इसका उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, जिससे वो मुश्किल परिस्थितियों में जो उनका विकास है वो अवरुद्ध ना हो। तो सुरक्षित वातावरण करके हम उनकी वृद्धि, विकास और कल्याण को क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे। अगर देखोगे तो इसमें जो है ऐसे मतलब बच्चों का जो है या लाभ जो है ऐसे बच्चों को मिलता है जो कि असुरक्षित परिस्थितियों में रहते हैं, या जिनके जो माता पिता है वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं या परिजन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको हम लाभ दिला सके, ताकि उनको असुरक्षित परिस्थितियों से बचाया जा सके। उनके परिजनों से जो है बोल सकते हो जो बच्चों से जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनसे बचा सके, और उनका जो शोषण हो सकता है हम उनसे भी बचा सके। तो उनको एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके, इसीलिए ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है कार्य करती है। इसमें अब आपको अलग दिखेगा लक्षित हितग्राही कौन कौन होंगे। तो देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो होंगे। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे किशोर, जो कि कानून के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे चोरी कर लेता है कोई, या कोई अपराध कर ले रहे हैं। सड़क पर रहने वाले बेघर बच्चे और परिवार रहित बच्चे, देखे होंगे आप, कई लोग सड़क पे रहते, कई लोग पन्नी उन्नी बिनते रहते, ये सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। विपदा ग्रस्त बच्चे या बाल यौन शोषण के जो शिकार बन चुके हैं वो बच्चे भी इसमें लक्षित लाभार्थी होंगे या हितग्राही बोल दीजिए। अनाथ बच्चे, अपरिपक्व बच्चे, घुमंतु बच्चे, निराश्रित बच्चे, ये सारे इसके लक्षित हितग्राही होंगे। बाल श्रमिक जो है या कठिन परिस्थिति में जो कार्यरत कामकाज बच्चे हैं, या बंधुआ मजदूर जिनको बनाया जाया रहता है, या जो नशे की लत में आ चुके बच्चे हैं, उनको भी इसके अंतर्गत जो है हितग्राही माना जाएगा। ये याद रखिएगा। उसके अलावा योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर अलग अलग संरचनाएं या अलग अलग बॉडी स्थापित की जाती है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले राज्य बाल संरक्षण समिति एवं इकाई, यह जो समिति है किसके अधीन होगी? सचिव के। सचिव कौन सी? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो छत्तीसगढ़ की जो सचिव रहेगी वही क्या रहेगी? इस समिति की सचिव रहेगी। अभी वर्तमान में रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं, IAS है, वर्तमान में यही मिलेंगी, इनको ध्यान रखिएगा।
यह जो है राज्य में बाल संरक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। पूरा क्रियान्वयन देखेगी, पूरा वो कैसा चल रहा है, कैसे उसमें जो है उसका पर्यवेक्षण किया जाना है, या बोल सकते हो जो भी चीजें की जानी रहती है उसका देख रेख पूरा कौन करता है। तो याद रखिएगा यही राज्य बाल संरक्षण समिति और इकाई करती है, जो कि किसके अधीन है, महिला एवं बाल विकास के अधीन। तो आपसे पूछ सकता है राज्य बाल संरक्षण समिति की जो अध्यक्ष है वो कौन होती है, तो सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग। वर्तमान में रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें मिलेगा पूरा। तो ये संरक्षण के लिए और श्रवण के लिए जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनका पूरा क्रियान्वयन को देखरेख करती हैं। उसके अलावा क्या करती हैं ये, इसमें जो आपका दिखेगा इस इकाई में जो है समिति में जो है जो बना हुआ रहता है उसमें बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल कल्याण के लिए जो जितने भी आपके शासकीय विभाग कार्यरत हैं सभी के जो प्रतिनिधि रहते हैं उनको भी सदस्य के रूप में इस समिति में शामिल किया जाता है। अध्यक्ष रहेंगी हमारी सचिव, उसके साथ साथ जितने भी बॉडी संचालित है चाहे राज्य में हो, अलग अलग प्रकार के जो बाल संरक्षण के लिए है सबको इसमें सदस्य बनाया जाता है। राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित कार्यवाहियों का जो समन्वय है वो पूरा इस समिति द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिग्रहण। ये क्या होता है, तो दत्तक ग्रहण की अभिक्रिया, मतलब एक तरीके से सामान्य भाषा में लिखेंगे आप तो गोद लेना आप बोल सकते हो, जो दत्तक होता है मतलब गोद लेना। तो जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया है इसका समुचित क्रियान्वयन करने के लिए इस अभिकरण को स्थापित किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ये भी जो है किशोर जो बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम जो 2015 में आया था और दत्तक ग्रहण विनियम जो 2017 में आया था, इन दोनों के प्रावधान को देखते हुए केयरिंग पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। आपको पूछ सकता है कि दत्तक ग्रहण जो संसाधन अभिकरण है इसमें कौन कौन से नियम कानून लागू होते हैं, तो ये दोनों नियम कानून को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और केयरिंग पोर्टल के माध्यम से एक प्रक्रिया जो है होती है। दत्तक ग्रहण हेतु जो अंतिम आदेश है वो न्यायालय द्वारा जो है दिया जाएगा, अंतिम आदेश। राज्य में जो दत्तक ग्रहण संबंधी जितनी भी कार्यवाहियां हैं उनका समन्वय एवं अनुश्रवण वो पूरा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ही करेगा। इसमें जो है याद रखिएगा राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और प्रणाली का जो है एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके मुद्दों को हल करने के लिए, जो भी अवरोध आएगा उनको निपटान करने के लिए जो सचिव रहेगी महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में भी एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। यानी कि अगर आपको जो राज्य का जो दत्तक ग्रहण वाला जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अगर कोई भी अवरोध आता है तो उसके लिए भी एक समिति बैठेगी और समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो जो सचिव रहेगी महिला बाल विकास विभाग की वही अध्यक्ष रहेगी। इसमें हो सकता है इस कानून को पूछ दे, उसके अलावा अंतिम आदेश कौन पारित करता है इसको पूछ दे और इस समिति को पूछ दे। इस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा जिला स्तर पे जिला बाल संरक्षण समिति रहेगी जो क्या करेगी, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं उनका अनुश्रवण करने के लिए जिला स्तर पर बाल संरक्षण जो समिति है वो गठित करेगी। तो याद रखिएगा कलेक्टर जो है इसका अध्यक्ष रहेगा जिला बाल संरक्षण समिति का। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। समिति में बाल संरक्षण जो विकास है या कल्याण के लिए जो भी कार्यरत जो शासकीय जो विभाग है उनके सभी प्रतिनिधि जो है इनके सदस्य होंगे। जिला स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित कार्य जो भी कार्यवाहियां होंगी वो इसी समिति के आधार पर, उनके सिफारिशों पर, उनके नियम कानून पर होगी। तो जो भी बाल संरक्षण संबंधी कार्यवाहियां जिले में होगी वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो भी जिला बाल संरक्षण समिति गठित की गई है उन्हीं के तहत होगी। पूरा ये याद रखिएगा। विधि विवादित बच्चे एवं तथा देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या चलता है ये बोल रहा है। विधि विवादित मतलब क्या, जो अपराध किए हुए हैं, कुछ न कुछ विधि के विरुद्ध कार्य किए हुए हैं, तो उनका हम देखरेख और संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो पहला है संस्थागत देखरेख कार्यक्रम। इसमें होगा क्या, तो किशोर न्याय एवं बालकों के संरक्षण जो अधिनियम 2015 है उसी के तहत ये कार्यवाहियां होंगी, संस्थागत देखरेख। उसके तहत क्या करेंगे, एकीकृत जो बाल संरक्षण योजना है उसके अंतर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम जो है संचालित किए जाएंगे। तो अलग अलग रहेगा। जो संस्थागत देखरेख कार्यक्रम में क्या करेंगे, हम पूरा जो किशोर बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम है उसी के तहत पूरा काम करेंगे। उसके अलावा जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना है उसी के तहत जो है पूरा संस्थागत देखरेख में जो है कार्यक्रम जो है अलग अलग प्रकार के संचालित किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपको
मिलेगा कि देख रेख एवं संरक्षण की जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, इन सभी को जो है इनके लिए संचालित है। उसके अलावा जो विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे हैं, इनको भी हम संप्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पर उनको रखते हैं। तो देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जितने बच्चे हैं अलग अलग जगहों में ये रखे जाएंगे। तो उन्हीं में से पढ़ते हैं पहला बाल संप्रेक्षण गृह को। इसको अलग से टॉपिक भी हेडलाइन करके सुपरवाइजर परीक्षा में दिया गया है। तो बाल संप्रेक्षण गृह क्या होता है ये देख लीजिए। तो विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों के प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। एक बोर्ड होता है किशोर न्याय बोर्ड, वो बोलेगा कि जो भी बालक है वो विधि का उल्लंघन किया है, अभी इसका प्रकरण चल रहा है, तो प्रकरण चलने तक आप उसको कहाँ रखोगे? बाल संप्रेक्षण गृह में। ये ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट से, तो पूरा अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से देखिए। इसमें से आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन कम दिखेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले दिखेंगे, तो कॉन्सेप्ट पर आपको जाना है। उसके अलावा राज्य में कितने जिलों पे है? तो 11 जिलों में। देख लीजिए, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तीनों बड़ी सिटी को पकड़ लीजिए। ऊपर की बड़ी सिटी अंबिकापुर को पकड़ लीजिए, जगदलपुर को। आपको 5 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। आप 5 जिला मुख्यालय को पकड़ लीजिए, तो 11 जिलों में से 5 जिले आपको ऐसे याद हो जाएंगे। फिर पकड़ना है आपको कोरबा में, दंतेवाड़ा, जसपुर, राजनांदगांव, महासमुंद और रायगढ़ में। कोरबा के बाद जो है बगल साइड पड़ता है जसपुर, उसको पकड़ लीजिए। फिर नीचे साइड पड़ता है रायगढ़, उसको पकड़ लीजिए। और दुर्ग से लगा हुआ है राजनांदगांव, उसको पकड़ लीजिए। रायपुर से लगा हुआ है महासमुंद, उसको पकड़ लीजिए। और आपका जो है अंबिकापुर यानी कि बस्तर से लगा हुआ है दंतेवाड़ा, उसको पकड़ सकते हैं। तो ये आप जो है थोड़ा सा मैप में इसको ट्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बाल संप्रेक्षण गृह है। 11 जिले बिल्कुल याद रखिएगा। जबकि 3 जिलों में क्या चलेगा? राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर जो है। अंबिकापुर बोले तो सरगुजा जिला और जगदलपुर बोलेंगे तो हम बस्तर जिला। यहाँ पे बालिकाओं के लिए है, मतलब बालक के लिए अलग रहता है, बालिकाओं के लिए अलग है। आपसे पूछ सकता है कि बालक बालिकाओं के लिए कितना कितना है राज्य में, तो 11 + 3 याद रखिएगा। ये जो है इसका 2020-21 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है, तो 11 + 3 ध्यान रखिएगा। 11 बालकों के लिए, 3 बालिकाओं के लिए। उसके अलावा वित्तीय वर्ष की स्थिति में ये दिया तो गया है, याद करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना होगा तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 2021 की स्थिति में 237 बालक और 6 बालिका जो है बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत थे। तो इसको याद करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आयोग है उनका भरोसा नहीं, कहीं से कोई डेटा पूछ देता है। उसके अलावा हम दूसरे चीजों पे चलते हैं, जैसे विशेष गृह क्या होते हैं। तो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक जिनके बारे में ये पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया था, पहले तो अभी कथित था, अभी क्या है ये वो अपराध जो है सिद्ध हो गया कि हाँ अपराध सामने वाले ने किया है। तो किशोर न्याय बोर्ड क्या करेगा? आदेश देगा कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए आप विशेष गृह में रखो। वर्तमान में 4 जिले ऐसे हैं, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, यहाँ पे मिल जाएगा जहां पर बालकों के लिए, और 3 जिले, दुर्ग में 2 है शायद, इसमें याद रखिएगा। 3 जिलों में राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर में बालिकाओं के लिए 25-25 की क्षमता में ये विशेष गृह जो है मतलब एक प्रकार से संचालित की जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बिलासपुर भी आएगा, इसके करके 4 जिले हैं ना, इसको एक जो है पॉइंट मेरे को ध्यान आ रहा है, ये मिस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 4 जिले दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर यहाँ पे लेंगे। और 3 जिलों में राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर यहाँ पे बालिकाओं के लिए 25-25 की क्षमता में ये विशेष गृह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बाल गृह आता है। तो बाल गृह क्या होगा? तो देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, उनको जो है बालक कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाएगा। कौन समिति आदेश करेगी, कैसे बच्चे को कौन से गृह में रखा जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो दीर्घ अवधि के लिए जिनको चाहिए देख रेख, उनको बाल गृह में रखेंगे, बालक कल्याण समिति इस पर आदेश देगी। राज्य में 6 शासकीय और 37 अशासकीय जो बाल गृह है वो लगभग 2020-21 की स्थिति में, खासकर जनवरी 2021 में हमारा क्या आया था, आपका जो हमारा सर्वेक्षण आया था, तो वहां तक की स्थिति में 6 शासकीय और 37 अशासकीय जो बाल गृह हैं वो संचालित होते रहे हैं। ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा, 6 + 37 ऐसा करके।
सुरक्षित स्थान या प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होती है ये देख लीजिए। तो ये किसके लिए पहले ध्यान रखिएगा, सुरक्षित स्थान में जो है जघन्य अपराध में जो अभियुक्त रहते हैं, मतलब एकदम गंभीर जो जघन्य जिसको माफ नहीं किया जा सकता, ऐसे अपराध किए हुए बच्चे हैं जिसमें 16 से 18 वर्ष की आयु तक के बालक या 18 से 21 वर्ष की आयु तक के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही अपराध कारित कर लिया है, ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपको मिलेगा कि उन जो प्रकरणों के विचाराधीन होने की जो अवधि है या सिद्ध दोष होने पर जो है बालक न्यायालय अथवा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर रखा जा सकता है। वर्तमान में 25-25 की बालक क्षमता पर जो है ये प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है संभागीय मुख्यालयों में यानी कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर का जगदलपुर और सरगुजा का अंबिकापुर, यहाँ पे संचालित है प्लेस ऑफ सेफ्टी। ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष में जनवरी 2021 की स्थिति में 46 बालक जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी में निवासरत थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है कितने थे क्या थे करके, तो याद रखिएगा प्लेस ऑफ सेफ्टी में 46 बालक थे जनवरी 2021 की स्थिति में। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो हमको मिलेगा खुला आश्रय गृह। जान लीजिए ये खुला आश्रय गृह होता क्या है। तो खुला आश्रय गृह आवासीय सहायता के ऐसे जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको अल्पकालिक आधार पर आश्रय प्रदान किया जाता है ताकि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, वे बालाहार से वंचन ना रह सके और उन्हें संरक्षण मिल सके, या ऐसे बच्चे जो जिनका निराश्रित छोड़े जाने का डर है उनको भी बचाने के उद्देश्य से जो है हम खुला आश्रय गृह स्थापित करते हैं। खुला आश्रय गृह में जो है बालकों के लिए जो है 7 जिलों में है, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कोरबा, यहाँ पे बालकों के लिए खुला आश्रय गृह है। जबकि बालिकाओं के लिए रायपुर और जगदलपुर में 2 जो है यहाँ पे खुला आश्रय गृह आपको मिलेंगे। उसके अलावा रायपुर में बालकों के लिए भी खुला आश्रय गृह का जो है संचालन करने की जो कार्यवाही है वो किया जा रहा है प्रक्रिया के अधीन। आगे हम देखते हैं कुछ और चीजों को, जैसे विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या होता है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण तो परित्यक्त या समर्पित अब तक दिए जाने वाले बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। बोल रहे हैं ऐसे बच्चे जिनको परित्यक्त कर दिया जाता है या कोई आके समर्पित कर देता है उनके लिए है 10 बच्चों की जो क्षमता वाली ये विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्य में रायपुर एवं बिलासपुर में 2 इकाई है, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कांकेर, कवर्धा, जसपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर में कुल 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है, यानी कि 12 जिलों में 13, जिसमें बिलासपुर में 2 हैं। गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम ये भी देख लीजिए, आ सकता है आपको स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम। स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम में क्या होगा, संचालन, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किया जाएगा कुटुंब के सानिध्य में रखते हुए, मतलब एक परिवार जैसा उनको माहौल दिया जाएगा और बच्चे को चिकित्सीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है इसमें जो है पूरा उनका प्रयास किया जाएगा। वित्तीय सहायता के लिए 2000 रुपए प्रति माह के मान से अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसमें वित्तीय सहायता भी की जाएगी। कार्यवाही जो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रकाश में ही की जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है फास्टर केयर कार्यक्रम। फास्टर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक देखरेख से जो वंचित बच्चे हैं उनको अधिकतम 3 वर्ष के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति या गैर नातेदार परिवार जो बच्चे से नाता नहीं रखते ऐसे परिवार के देखरेख में रखा जाएगा ताकि बच्चे को सुरक्षा और संरक्षण जो है सुनिश्चित किया जा सके। आसपास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा। थोड़ा सा हम लोग गांव साइड टाइप के एरिया में रहते हैं तो दिक्कत होती कभी कभी, ठीक है। योजना के अंतर्गत बच्चे के देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को 2000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो यानी कि 2000 रुपए जो भी व्यक्ति क्या करेगा, फास्टर केयर कार्यक्रम के तहत उपरोक्त जो बच्चा है उसको देखरेख करेगा, उसको क्या करे जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी कि ले भैया तू जो है देखरेख कर रहा है बच्चे का तो 2000 रुपए रख ले। किशोर न्याय बालकों के संरक्षण एवं जो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम है 2015, ये अधिनियम अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि धारा जो 44 है इसमें ही जो दिए गए प्रावधान है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम जो है सभी जिलों में लगभग लागू है। ये फास्टर केयर कार्यक्रम फास्टर केयर कार्यक्रम के जैसे ही होता है एक आफ्टर केयर कार्यक्रम, थोड़ा सा अंतर है। ये उन बच्चों के लिए है जो संस्थागत देखरेख में है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात खुद के लिए जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक
आर्थिक रूप से जो खुद की देखभाल करने में असमर्थ है। मतलब बच्चा बड़ा तो हो गया है, 18 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर लिया है, पर वो जो शारीरिक, मानसिक, जो सामाजिक या आर्थिक रूप से वो स्वयं का क्या कर रहा है, देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत उनको किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी गतिविधियों की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे वो स्वयं का क्या कर सके, सामाजिक देखभाल कर सके, स्वयं का शारीरिक देखभाल करे, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से सशक्त बन सके और हम इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ सके, वो खुद जोड़ सके खुद को। तो इतना पूरा प्रयास करेंगे। योजना के अंतर्गत बच्चों के देखभाल के लिए 2000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता अधिकतम 3 वर्ष या 21 वर्ष की आयु तक हो, यानी कि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है या उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले होगा वो प्रदान किया जाएगा। मतलब मान लीजिए 3 वर्ष, 18 पूर्ण है तो 3 वर्ष तक देगा, लेकिन मान लीजिए 19-20 साल के में उसने ऐसा अपील किया, ऐसा मांग किया, तो फिर वो उसका 21 वर्ष होने के बाद ये समाप्त हो जाएगा, उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। राज्य में जो संचालित बाल देखरेख संस्थाएं हैं उनका अनिवार्य पंजीयन भी जरूरी होता है और ये पंजीयन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अनुपालन में राज्य में जितने भी संचालित जो भी देखरेख एजेंसियां होती है सबका पंजीयन करवाना आवश्यक है। यानी कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 है, ये सभी क्या करता है, राज्य में जितने भी बाल देखरेख के लिए जो है जो बोल सकते हैं एक प्रकार से जो भी संस्थाएं संचालित है उनका पंजीयन इसी के तहत होगा। पंजीयन करवाने के लिए जो है राज्य सरकार क्या करेगी, समाचार पत्र के माध्यम से एक ऐड देगी कि सामने वाला आए और पंजीयन करवाने के लिए क्या कर सके, अपना आवेदन प्रस्तुत कर सके। ये निकल गया था, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 नियम 2016 के मापदंडों पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर बालक देखरेख संस्थाओं को पंजीकृत किया जा सकता है। यहाँ से यही है जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि किसके तहत जो है ये पंजीयन होगा, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के तहत, और इसके तहत भी अनुशंसा कौन करेगा, तो कलेक्टर करेगा, कलेक्टर की अनुशंसा पे ये होगा। उसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत कुछ वैधानिक इकाइयां हैं, वो भी देख लीजिए। वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा क्योंकि फास्ट मोड में ही हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं है लोग, है ना। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बालक कल्याण समिति देख लीजिए, जितना बारे में पढ़े हैं, बालक कल्याण समिति आखिर होती क्या है। किशोर न्याय जो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम है 2015, उसी के अंतर्गत बालक कल्याण समिति देखरेख एवं संरक्षण की जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो भी निर्णय करना है उसके लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति करता है, और जो है यही बालक कल्याण जो समिति है उसकी स्थापना एक प्रकार से करता है। हर अलग अलग जिलों में बालक कल्याण समिति गठित है। तो 2021 की दृष्टि में अभी बोला है कि 27 जिलों में हुआ है, जीपीएम में नहीं हो पाया था तब तक। समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, उसमें भी एक महिला सदस्य होना अनिवार्य होगा। बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य स्तरीय चयन समिति होगी, जो बनेगी किससे, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जा रहेगी। तो वही सिफारिश करेगा कौन इसमें सदस्य होंगे, कौन क्या होगा। समिति को दंड प्रक्रिया जो संहिता है, जहां से हमारे कानून बनते हैं 1973 में, वो भी 1974 का जो धारा 2 है बोल सकते हो, उसके द्वारा ये माना गया है कि प्रथम श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समान उसको जो है पूरी शक्तियां जो है प्रदत्त की जाएगी इसके मामले में। यानी कि बालक कल्याण समिति है उसके मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं वही प्रदत्त रहेगी, जैसा महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मिलता है। मतलब जो भी बैठेगा इसमें प्रथम श्रेणी का न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है वो जो बैठेगा, सेम उसको जैसा महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट में जैसा रहता है, न्यायालय में जो रहता है, सेम वही पावर दिया जाएगा, यही बोला जा रहा है। किशोर न्याय बोर्ड क्या होगा ये देख लीजिए। तो किशोर न्याय बोर्ड फिर से यही अधिनियम आ जाएगा, पूरा नहीं बोल रही हूँ, वही है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसी के अंतर्गत जो ऐसे बच्चे जो विधि का उल्लंघन करेंगे, मतलब जो विधि यानी कि जो कानून का उल्लंघन करेंगे, अपराध में रहेंगे, उनके लिए किशोर न्याय बोर्ड जो है स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी किशोर न्याय बोर्ड पर बैठेगा और उस पर फैसला देगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें से जो है एक महिला होना अनिवार्य है। 1+2 याद रखिएगा, 1+2, और वो था 1+4। तो बालक कल्याण 1+4, किशोर न्याय बोर्ड 1+2, ऐसे करोगे तो याद रहेगा। बोर्ड के अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होंगे, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जो है राज्य स्तरीय जो चयन समिति है
जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो अध्यक्ष होंगे, उनकी सिफारिशों पे इनका गठन किया जाएगा। ये भी पूछ सकता है अध्यक्ष कौन होंगे, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, और बाकी सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पे की जाएगी, तो एक चयन समिति होगी या नियुक्ति समिति जो राज्य स्तरीय होगी, और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो माननीय न्यायाधीश है वो उसके अध्यक्ष होंगे। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। राज्य के 27 जिलों में 28, उसमें भी दुर्ग में एक अतिरिक्त था, किशोर न्याय बोर्ड स्थापित है। उस समय तक जो है पेंड्रा और जीपीएम वाला है उसके लिए स्थापित नहीं किया गया था। तो 27 जिलों में बताया गया है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बदलेगी अगले साल जनवरी में जब आर्थिक समीक्षा आएगी, मतलब इस साल जो आएगी 2022 में आर्थिक समीक्षा तभी बदलेगी, और उससे आने से पहले ही सुपरवाइजर का एग्जाम है। उसके अलावा विशेष किशोर पुलिस इकाई क्या होती है, देख लीजिए। किशोर न्याय की जो अधिनियम ही है उसका धारा 107 बहुत बड़ा अधिनियम है। इसी के प्रावधानों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा सभी पुलिस जो जिले में विशेष प्रकार के किशोर पुलिस इकाई का गठन करेंगी, यानी कि जो पुलिस इकाइयां रहती है हर जिले में, उसमें क्या करेगा, इसी किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत किशोर पुलिस इकाई भी डाल देंगे, मतलब एक प्रकार से कार्यरत करेंगे जो किशोरों के लिए रहेंगे। इकाई के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक जो रहेंगे वो स्तर के अधिकारी बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियमित किए जाएंगे, मतलब उप पुलिस अधीक्षक स्तर के जो है यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, अधिकारी जो है मिलने वाले हैं। यह जो इकाई है देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, और जो विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। मतलब एक प्रकार से देखो, जो बालक कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड वाला है उसी के तहत वहां पर जो है इनकी पहुंच सुनिश्चित कर सके, तो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन रहेगा, पुलिस रहेगी। पुलिस बताएगी कि आपको देखरेख संरक्षण वाले हो तो आपको कहां भेजना है, अगर आपने विधि का विरुद्ध कार्य किया है तो आपको कहां भेजना है। तो एक पहुंच सुनिश्चित करने का एक मीडिएटर का कार्य करती है। उसके अलावा चाइल्ड लाइन जो है, चाइल्ड हेल्प लाइन बोलना चाहिए इसको, 1098, पहले तो यही याद कर लो, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, आकस्मिक सेवा के लिए है ये। जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे इसमें आप फोन कर सकते हो। इसमें जो है कोई भी कर सकता है, पुनर्वास देखरेख के लिए जो है ये संचालित रहता है। अगर मान लीजिए कोई संकटग्रस्त बच्चा या बच्ची जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो खुद भी कर सकता है, या कोई भी अन्य 1098 पे डायल करके कर सकता है। टोल फ्री रहता है ये नंबर। 25 जिलों में ये मिलेगा आपको, तो ये जिलों का नाम आप देख लीजिएगा, 25 जिलों में है। 25 जिलों के अलावा जो छोड़ के जिले हैं मैं उनको बता देती हूँ, तो आपको कम से कम बाकी 25 के नाम आप कर सकते हो। जैसे 25 और 3 28 थे उस समय की स्थिति में, तो 2020-21 में देखो बीजापुर, सुकमा और जीपीएम इनको छोड़ दो, तो बाकी 25 जितने नाम आपको मिलेंगे वो सभी की जगह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो सेवाएं है वो चल रही थी, ये ध्यान रखना। और रेलवे वाला जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो रायपुर और बिलासपुर में है, चूंकि बड़ा स्टेशन यही है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। विकासखंड, पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर कैसी समिति जो है बैठेगी, इसको भी देख सकते हो आप। तो देखो विकासखंड है, पंचायत है, नगरीय निकाय, इसके सभी स्तर को ले लीजिए, मैं एक एक को नाम नहीं बोली हूँ। मतलब जैसे विकासखंड है, पंचायत जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसी प्रकार नगरीय निकाय है तो नगर पालिका, नगर निगम, सभी चीजें, नगर पंचायत, सभी जगह क्या करेगा, या वार्ड रहेगा वो उस स्तर पर भी जो है एक प्रकार की बाल संरक्षण समिति बनेगी, अपने अपने एरिया के लिए बनाया जा रहता है। इन समितियों के पुनर्गठन के पश्चात सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि मैदानी स्तर के जो बच्चे हैं उनके संरक्षण की कार्यवाही में मदद मिल सके। इनको बाल सुरक्षा के मुद्दों पर निगरानी, रिपोर्टिंग या समन्वय, जागरूकता या सहायता से संबंधित कार्यवाही करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको एक पुस्तिका भी दी जाएगी जिसमें सारे जो बाल संरक्षण के मुद्दे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बच्चों के लिए जो कानूनी प्रावधान है वो भी दिया जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। पुस्तिका वगैरह हर जगह पे आपको दिया जाएगा, चाहे विकास खंड हो, पंचायत हो, नगरीय निकाय हो। यहाँ पे एक समिति गठित करेगा किसी भी लेवल पे, उनको प्रशिक्षण देगा, उनको बताएगा कैसे आपको निगरानी करनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आपको सामने वाले को रिपोर्ट सौंपना है, और पूरा पुस्तिका के माध्यम से उनके सारे चीजों के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में बताएगा कि आप बाल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद हमारा पॉइंट है, लास्ट वाला है आज का, बाल विवाह का रोकथाम। तो ये कार्यवाही अभी चलती है। रामनवमी से अक्षय तृतीया के बीच जो है विशेष अभियान चलाया जाता है, ताकि इसी समय शादियां होती है तो बाल विवाह को इसी समय रोका जा सकता है। इसके लिए जिला कार्यक्रम जो अधिकारी है या बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सभी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार पता चला है कि राज्य में जो 1 अप्रैल 2019 है वहां से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये
286 बाल विवाह रोके गए थे। और उसी प्रकार 1 अप्रैल 2020 से 31 जो मार्च 2021 तक का जो डेटा आया था उसमें 228 बाल विवाह रोके गए थे। मतलब आप समझ लीजिए बाल विवाह क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ऐसी जो बाल विवाह की रोकथाम है उसके लिए भी प्रयास पूरा किए जाते हैं। तो ये आपको मिलेगा, ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए संरक्षण इकाई के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसको बोला जाता है, पर्यवेक्षक को बोला जाएगा, बाल विकास परियोजना अधिकारी है, पुलिस है, पंचायत प्रतिनिधि है, सभी के सभी जो है सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, तभी हम बाल विवाह जैसी प्रथा को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें है जो एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम के तहत आते हैं। वीडियो फास्ट मोड में इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समय से कवर हो सके, क्योंकि जब 40-50 मिनट का वीडियो बनता है, मैंने देखा है लोग देखते नहीं है। तो प्लीज इसको पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जितने फैक्ट मिलते थे मैंने लगभग सब दे दिए हैं। आराम से बैठ के देखिए। अगर किसी को फास्ट लगता है तो स्लो मोड में देखिए, पर देखिए जरूर। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल कॉमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग नहीं करते जी, है ना। और हर रोज रात को 8 बजे एमसीक्यू आता है, हर रोज रात को 8 बजे एमसीक्यू आता है। चाहे सुपरवाइजर, सीजीपीएससी, सीजीएल, कोई भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हो, 8 बजे लाइव हमारे यहाँ एमसीक्यू में आप बैठ सकते हो। अब दोपहर में भी कुछ ना कुछ वीडियो आएंगी, पर लाइव एमसीक्यू रोज रात को 8 बजे होता है। आप खाते पीते जो भी अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते भी इसको देख सकते हैं। रोज रात को आप 8 बजे जुड़ सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। सर लेके आते हैं, वहां पे अभी आप कमेंट करके जो है अपना देख सकते हो, या फिर आप खुद भी आकलन कर सकते हो एमसीक्यू में आपका कितना बना है। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।